Reliance has partnered to set up a state-of-the-art data center that will be opened next week. दोस्तों, आप दिन भर में फिर भी कितना डेटा यूज कर लेते हो? ये जो व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, एआई में आपका इतना समय जाता है, इसमें कितना डेटा जाता होगा? आज इंडिया में लगभग 900 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, और जैसे इंडिया बाकी सब में आगे है, डेटा क्रिएशन में पीछे कैसे रहेगा? इसमें भी पूरी दुनिया का 20% डेटा अकेले हम इंडियंस क्रिएट करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इतना डेटा बनाने के बाद भी इंडिया के पास दुनिया का टोटल डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। मतलब 20% डेटा के लिए सिर्फ 3% स्टोरेज। नाउ दैट्स अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन द डेटा दैट वी प्रोड्यूस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू रिटेन इट। आपको पता है, डेटा सेंटर्स को डिजिटल वर्ल्ड का रियल एस्टेट कहा जाता है। पहले देश की ग्रोथ हाईवे से होती थी, आज वो ग्रोथ डेटा कनेक्टिविटी से होती है। पहले सड़कें देश को जोड़ती थी, अब डेटा इंटरनेट के जरिए दुनिया को जोड़ रहा है। और इसी वजह से आज के टाइम में डेटा सेंटर्स किसी भी इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। डेटा सेंटर्स बेसिकली वो जगह होते हैं जहां सारा डिजिटल डेटा जैसे वीडियोस, एप्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन पेमेंट्स का इंफॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस दोनों होता है। हर बार जब आप YouTube देखते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो या क्लाउड में फोटो सेव करते हो, ये सब डेटा सेंटर्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ये बेसिकली इंटरनेट के इंजन रूम्स हैं, बिना इनके पूरा डिजिटल वर्ल्ड रुक जाता है। और इंटरेस्टिंग बात, आज इंडिया सिर्फ डेटा कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो खुद डेटा सेंटर हब बनाने के रेस में है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अडानी, रिलायंस, गूगल, टीसीएस सब इस रेस में दौड़ रहे हैं। और जब ये रेस इतनी बड़ी है तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि पहला, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, दूसरा, कौन से बिजनेस मॉडल्स यहाँ बनते जा रहे हैं, और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस ग्रोथ से क्या फायदा मिल सकता है। क्योंकि हाँ, आप डायरेक्टली डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, पर उन कंपनीज में जरूर कर सकते हो जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग वो 4 रीजंस जिसकी वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड इतने तेजी से बढ़ने वाली है। पहला रीजन, 5G एंड स्मार्टफोन बूम। 2030 तक 5G यूज करने वाले लोगों का काउंट आज से 3 गुना होने वाला है। मतलब बाय 2030 इट विल रीच 970 मिलियन। अब जब हर कोई फोन पर YouTube देख रहा है, इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है और यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, तो डेटा कंजम्पशन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। जब डेटा कंजम्पशन इतना फास्ट बढ़ेगा तो नेचुरली उस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए और ज्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन है AI एंड क्लाउड बूम। AI आज के समय में हमारी जरूरत बन चुका है। इतना ज्यादा कंजम्पशन पर फिर भी इंडिया में डेटा सेंटर्स की डेंसिटी सिर्फ 14.5 पीटाबाइट्स पर मेगावाट है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इसी वजह से बड़े टेक जायंट्स जैसे गूगल और टीसीएस इंडिया में अपने AI डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, जैसे गूगल के विशाखापट्टनम AI डेटा सेंटर और टीसीएस का AI डेटा सेंटर सिग्नेचर प्रोजेक्ट। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक शुरुआत है। तीसरा रीजन है डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स। जी हाँ, 2018 में आरबीआई ने एक रूल निकाला था कि जितना भी पेमेंट डेटा है सब इंडिया के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, जिसकी वजह से आया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसने इस रूल को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। नॉट जस्ट आरबीआई बल्कि सेबी ने भी बोला है कि स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स को भी अपना डेटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। अगेन, ज्यादा डेटा सेंटर्स। चौथा रीजन है पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। हर स्टेट चाह रहा है कि उनके यहाँ नए डेटा सेंटर्स बने, इसलिए अट्रैक्टिव पॉलिसीज दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र ने 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन और 1 रुपी पर यूनिट पावर सब्सिडी तक अनाउंस कर दी। तो बेसिकली ये है हमारे 4 रीजंस: डिजिटल कंजम्पशन, AI अडॉप्शन, डेटा लोकलाइजेशन एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। ये मिलके बना रहा है इंडिया का नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा सेंटर्स। अब हम समझ चुके हैं कि डेटा सेंटर्स का बूम क्यों आ रहा है, लेकिन जब हम डेटा सेंटर की रेस की बात कर रहे हैं तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक टाइप के बिजनेस से नहीं चलती। हर कंपनी का अपना एक रोल होता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कोई डेटा सेंटर्स ऑपरेट करता है और कोई उनके अंदर IT सर्विसेज मैनेज करता है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इस पूरे इकोसिस्टम के की प्लेयर्स को देखना होगा, जिसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो समझने के लिए हम पहले देखेंगे एक ऐसे प्लेयर को जो डेटा सेंटर पार्क्स डेवलप कर रहा है, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर बिजनेस मॉडल के मेजर प्लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि कौन क्या कर रहा है और किस मॉडल में कितना पोटेंशियल है। जब डेटा सेंटर्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है अनंत राज लिमिटेड का, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन बना रहा है।
सिंपल शब्दों में ये वो कंपनी है जो डेटा सेंटर के लिए घर बना रहा है। जैसे बिल्डर्स ऑफिसेज के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, अनंतराज डेटा सेंटर्स के लिए पार्क्स डेवलप कर रहा है। मानेसर, राय और पंचकुला में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां फ्यूचर के डेटा सेंटर ऑपरेटर्स अपना सेटअप लगाएंगे। इन फैसिलिटीज को फ्यूचर में लीज पर दिया जाएगा, जिससे कंपनी को स्टेडी रेंटल इनकम मिलती रहेगी। ये एक तरह का मंथली रेंट मॉडल है जिसे हम एन्युटी इनकम कहते हैं। सो बेसिकली लो रिस्क, स्टेडी रिटर्न्स एंड प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो। तो अब ये तो हो गया अबाउट डेटा सेंटर पार्क्स। इसके अलावा भी कई प्लेयर्स हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जिसके लिए अगेन एज वी सेड हमें इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो ये डेटा सेंटर की इंडस्ट्री चल रही है 4 मेन मॉडल्स पर। पहला कोलोकेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज्ड सर्विसेज और एज डेटा सेंटर्स। अब ये नाम सुन के लगता है कि थोड़ा टेक्निकल है, पर सिंपल शब्दों में समझे तो ये बस अलग अलग तरीके हैं जिससे कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स ऑपरेट करती है और पैसा कमाती है। किसी मॉडल में कंपनी बस जगह और पावर लीज करती है, किसी में वो पूरा क्लाउड सिस्टम मैनेज करती है, कहीं वो क्लाइंट्स के आईटी ऑपरेशंस हैंडल करती है और कहीं छोटे लोकल डेटा सेंटर्स बना के फास्ट डेटा प्रोसेसिंग पे फोकस करती है। ध्यान रहे, द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वाले मॉडल्स मोस्टली ग्लोबल हाइपरस्केलर्स जैसे AWS, Azure और गूगल क्लाउड के हाथ में हैं। इसलिए हम उन्हें स्किप कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं इंडियन डेटा सेंटर स्टोरी पर। तो हर मॉडल की अपनी इकोनॉमिक्स, रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल होती है। तो पहला मॉडल है कोलोकेशन। ये सबसे वेल नोन मॉडल है। इस मॉडल में कंपनीज बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाती है और उन्हें क्लाइंट्स को रेंट पर देती है, जैसे बैंक्स, फिनटेक्स या क्लाउड प्रोवाइडर्स। आप इसे ऑफिस स्पेस रेंटल जैसा समझ लो, बस यहाँ स्पेस और पावर लीज होती है, डेस्क और चेयर नहीं। कैपिटल कॉस्ट इंडिया में रफली 500 से 600 मिलियन पर मेगावाट है और मार्जिन 60 to 70% के रेंज में होते हैं। कैश फ्लो स्टेबल है, लेकिन पे बैक पीरियड लंबा हो सकता है, कभी कभी तो 10 साल तक। इस मॉडल के प्लेयर्स हैं सिफी टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल का नेक्स्ट्रा और STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स। अब नेक्स्ट मॉडल है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडस्ट्री का बड़ा ग्रोथ इंजन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल। यहाँ AWS, Azure और गूगल क्लाउड जैसे ग्लोबल प्लेयर्स अपना डेटा हॉल्स बिल्ड या लीज करते हैं और डायरेक्टली क्लाउड सर्विसेज बेचते हैं। कैपिटल आउटले ह्यूज है फॉर एडवांस्ड हार्डवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, लेकिन रेवेन्यू पोटेंशियल भी ज्यादा है। मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं, लगभग 30 से 40%, लेकिन ROE अराउंड 20% है और पे बैक साइकिल सिर्फ 4 से 5 साल का है। इंडिया में तो अडानी इंटरप्राइजेज इस स्पेस में अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं अपनी JV अडानी कॉनिक्स के थ्रू, जो नोएडा, पुणे, हैदराबाद जैसे सिटी में कैंपसेस डेवलप कर रहा है। उनका एज क्या है? अडानी के पास लैंड भी अपना, पावर भी अपनी और रिन्यूएबल एनर्जी भी अपनी। पावर डेटा सेंटर्स में सबसे बड़ा कॉस्ट होता है और अडानी अपने रिन्यूएबल पावर सेटअप के थ्रू ये कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है। साथ ही 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गूगल डेटा सेंटर के लिए वाइजैक में अनाउंस भी हुआ है। मतलब ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्ले है जहां से रिटेल इन्वेस्टर्स अडानी इंटरप्राइजेस के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड स्पेस के अंदर ही एक नया ग्रोथ लेयर उभर के आ रहा है, AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले डेटा सेंटर्स के मेन फोकस स्टोरेज और सर्वर्स तक ही लिमिटेड थे, लेकिन AI वर्कलोड्स को चाहिए होती है ज्यादा पावर, ज्यादा स्पीड और GPU बेस्ड कंप्यूट क्लस्टर्स। और यही वो जगह है जहां नेटवेब टेक्नोलॉजीज और E2E नेटवर्क जैसे प्लेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना रहे हैं। ये लोग हाइपरस्केलर्स के लिए क्लस्टर्स कंस्ट्रक्ट और मैनेज करते हैं और GPU बेस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और ऑपरेट करते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इस पैक का एस ऑफ स्पेड है और इसका रीजन ये है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। Q1 FY26 में उनका टॉप लाइन डबल हो गया और जून 2025 तक उनका ऑर्डर बुक ₹230 करोड़ प्लस का है, जिसमें प्राइवेट AI क्लस्टर्स के साथ सॉवरेन AI प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। पिछले 3 साल में ROE 40% प्लस डिलीवर किया गया है, लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 170 टाइम्स अर्निंग्स और PEG रेशियोज 2.3 टाइम्स प्लस पर, मतलब मार्केट ने ग्रोथ काफी एक्सटेंड तक प्राइस इन कर दी है। फिर है E2E नेटवर्क्स, जो साइज में छोटी है लेकिन ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। ये इंडिया की सोल लिस्टेड GPU क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं और चेन्नई और नोएडा में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। नेटवेब की तरह यहाँ भी वैल्यूएशन स्काई हाई है ग्रोथ पोटेंशियल के चलते। इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए कि AI वर्कलोड्स अगले 2 सालों में ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है। इसलिए GPU बेस्ड और AI फिट डेटा सेंटर्स के रिटर्न्स कोलोकेशन के मुकाबले में हायर हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के लिए प्रीमियम वैल्यूएशंस देने को रेडी हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे मॉडल की तरफ। सोचो, डेटा सेंटर बन गया, क्लाउड रेडी है, पर अब कंपनीज को कोई चाहिए जो उनके IT वर्कलोड्स और एप्लीकेशंस माइग्रेट करे, मैनेज करे और सिक्योर करे। यही काम करती है ब्लैक बॉक्स और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनीज। ये एक ब्रिज का रोल प्ले करती हैं जो एंटरप्राइजेस को क्लाउड से कनेक्ट करता है। नेटवर्क डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी और ऑनगोइंग मैनेजमेंट सब हैंडल करते हैं।
इनका रेवेन्यू मॉडल सर्विस बेस्ड और रेकरिंग है, मतलब एक बार क्लाइंट मिल गया तो हर साल स्टेडी इनकम आती ही रहेगी। ब्लैक बॉक्स का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है और उनका ऑर्डर बुक $500,000 से ज्यादा का है। ये लोग कंपनीज के आईटी सिस्टम्स डिजाइन करते हैं, साइबर सिक्योरिटी हैंडल करते हैं और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस देते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज भी सेम फील्ड में है, मेनली इंडियन बीएफएसआई और आईटी क्लाइंट्स के साथ। दोनों हाइब्रिड मैनेज्ड सर्विसेज मॉडल में आते हैं, मतलब सर्विस बेस्ड स्टेडी बिजनेस जहां रेवेन्यू बार बार आता है। आइडियली ये कंपनीज 25 से 30% मार्जिन कमा सकती है, लेकिन अभी इंडिया में ये सिर्फ 8 से 10% कमा रहे हैं, क्योंकि इनका काम ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड है। जैसे जैसे ये लोग मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑटोमेशन पर शिफ्ट करेंगे, उनके मार्जिन्स नेचुरली बढ़ेंगे। अब लास्ट है हमारा चौथा मॉडल, जो काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, एज डेटा सेंटर्स। यूजुअली एक डेटा सेंटर में सारी प्रोसेसिंग और थिंकिंग एक सेंट्रल लोकेशन में होती है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है और लोड बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग स्लो होने लगती है। जैसे सोचो, हर बार जब आप वॉइस कमांड देते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो या स्मार्ट कार ड्राइव करते हो, सिस्टम को इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है। अगर डेटा मुंबई के सेंट्रल डेटा सेंटर तक जाता और वापस आता तो कुछ मिली सेकेंड्स का डिले हो जाता और गेम या वॉइस कमांड स्लो लगता। ये छोटे छोटे डेटा सेंटर्स होते हैं जो टेलीकॉम टावर्स या इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पास बने होते हैं, ताकि प्रोसेसिंग लोकल लेवल पर हो जाए। रिजल्ट, फास्टर रिस्पॉन्स, लो लेटेंसी और रियल टाइम डिसीजंस। ये मॉडल अब सुपर पॉपुलर हो रहे हैं, रिटर्न्स भी सॉलिड, अराउंड 25 to 30% IRR, और क्योंकि ये छोटे होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और मल्टीपल क्लाइंट सर्व करते हैं। इंडिया में भारती एयरटेल का नेक्स्ट्रा इस स्पेस का लीडर है, 14 लार्ज और 120 एज डेटा सेंटर्स के साथ, जिसे नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 400 मेगावाट तक एक्सपांड करने का प्लान है। एयरटेल के अंडर सी केबल प्रोजेक्ट्स उन्हें और पावरफुल बना रहे हैं, मेकिंग इट एन इंटीग्रेटेड प्ले इन डेटा कनेक्टिविटी। तो अब तक हमने बात की उन कंपनीज की जो डायरेक्टली डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, चला रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जिसे कई इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं, वो कंपनीज जो डेटा सेंटर्स खुद ओन नहीं करती पर उनके ग्रोथ ट्रेंड का सीधा फायदा उठा रहे हैं। सोच के देखिए, अगर डेटा सेंटर्स तेजी से एक्सपांड कर रहे हैं तो उन्हें कूलिंग सिस्टम, पावर बैकअप और हाई स्पीड फाइबर कनेक्टिविटी भी तो लगेगी, और ये सब प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। यही है वो एंसिलरी या प्रॉक्सी प्लेस जिन्हें हम अब डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट से, कूलिंग और HVAC सिस्टम्स। क्या आप जानते हैं एक टिपिकल डेटा सेंटर अपनी टोटल एनर्जी का 30 to 50% सिर्फ कूलिंग पे खर्च करता है, और डेटा सेंटर बनाने का टोटल कॉस्ट का 15 से 20% भी कूलिंग को ही जाता है। मतलब ये एक मैसिव कॉस्ट हेड है। इसी स्पेस में ब्लू स्टार एक की प्लेयर है। ये कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर चिलर्स बनाने वाली टॉप फर्म्स में से है। इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लू स्टार को डेटा सेंटर ऑपरेट करने के लिए ह्यूज कैपिटल नहीं लगता। ये मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है, लेकिन जैसे जैसे उनका ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। अब हाँ, स्टॉक करेंटली अराउंड 50 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, पर अगर डेटा सेंटर ऑर्डर्स एक लॉन्ग टर्म और स्टेडी वर्टिकल बन जाता है तो ये वैल्यूएशन डिपेंडेबल है। अब आते हैं फाइबर और कनेक्टिविटी के पार्ट पर। डेटा सेंटर बिना हाई स्पीड कनेक्शन के चल ही नहीं सकता, इसलिए कंपनीज जैसे अपार इंडस्ट्रीज डायरेक्टली बेनिफिट करती हैं, क्योंकि ये कंडक्टर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती हैं। दोनों ही नए डीसी क्लस्टर्स के लिए मस्ट हैव हैं। प्लस अपार का एक और एडवांटेज है, ये पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, तो बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये है डेटा सेंटर के सारे प्लेयर्स। अगर अब हम सब कुछ एक साथ देखें तो यहाँ एक कंप्लीट इकोसिस्टम नजर आता है, जैसे अनंतराज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, इंफ्रा प्लेयर्स जैसे अडानी कॉनिक्स और एनएक्स्ट्रा स्टेबल बेस यील्ड देते हैं, कंप्यूट प्लेस जैसे नेटवेब और E2E हाई ग्रोथ एस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटर्स जैसे ब्लैक बॉक्स और ओरिएंट प्रेडिक्टेबल ऑर्डर बुक बिजनेस ऑफर करते हैं, और एंसिलरी सप्लायर्स जैसे ब्लू स्टार और अपार डाइवर्सिफिकेशन और लोअर बैलेंस शीट रिस्क देते हैं। चलो इस टेबल पे भी एक क्विक समरी देखते हैं जो कंपनीज हमने डिस्कस की। इसमें हम हर एक कंपनी का रोल, उसके की मेट्रिक्स को ट्रैक, वैल्यूएशन लेंस और कुछ वॉच ट्रिगर्स देख सकते हैं। ये टेबल लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो चलो अब जल्दी से लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, हर मेजर इन्वेस्टमेंट थीम के दो साइड्स होते हैं, एक वो स्टोरी जो सब डिस्कस करते हैं और दूसरी वो स्ट्रक्चरल रियलिटीज जो कम ही लोग हाईलाइट करते हैं, और डेटा सेंटर स्टोरी भी इससे अलग नहीं है। यहाँ है 4 रिस्क। पहला, एग्जीक्यूशन, लैंड अप्रूवल्स, पावर कनेक्शंस और प्रोजेक्ट डिलेज। इनमें कोई भी हिकअप डायरेक्टली रिटर्न ऑन कैपिटल को हिट कर सकता है।
दूसरा टेक्नोलॉजी, कूलिंग सिस्टम्स बदल रहे हैं, जीपीयूज जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं और एआई वर्कलोड्स के लिए बिल्कुल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। तीसरा, पावर इकोनॉमिक्स। डेटा सेंटर्स काफी पावर गजलर्स होते हैं। अगर रिन्यूएबल पीपीएज या ग्रिड एक्सेस डिले हो जाए तो उन्हें एक्सपेंसिव ओपन मार्केट पावर खरीदना पड़ेगा जो मार्जिन स्क्वीज करेगा। और चौथा, वैल्यूएशंस। जब मार्केट ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, परफेक्शन को प्राइस करने लगते हैं और हमने पहले भी देखा है रिटर्न्स इवेंचुअली मीन रिवर्ट करते हैं जब कैपिटल फ्लड होता है। तो दोस्तों, आखिर में डेटा सेंटर सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का बैकबोन बन रहा है। जैसे जैसे इंटरनेट यूसेज, एआई वर्कलोड्स और क्लाउड अडॉप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस इकोसिस्टम के हर लेयर में अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है, चाहे वो इंफ्रा डेवलपर्स हो, कंप्यूट प्रोवाइडर्स या कूलिंग और पावर प्लेयर्स। हम और आप जैसे इन्वेस्टर के लिए की टेक अवे ये है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जिसमें शॉर्ट टर्म नॉइज हमेशा रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की डिमांड भी ग्रो करेगी। पर याद रखिए, हर स्टोरी के साथ रिस्क भी होते हैं, तो उन्हें भी कंसिडर जरूर करिएगा। इसलिए ब्लाइंडली थिंक के पीछे नहीं, बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो विजिबिलिटी के पीछे जाना जरूरी है। बॉटम लाइन, डेटा सेंटर्स आर बिकमिंग द न्यू रियल एस्टेट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। और अगर आप सही कंपनीज आइडेंटिफाई करते हो तो ये थीम आपके पोर्टफोलियो में एक स्ट्रक्चरल कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये था हमारा वीडियो व्हाट्स अप विद डेटा सेंटर एंड क्लाउड स्टॉक्स। दोस्तों, हम इसी थीम में और भी वीडियोस ला रहे हैं जहां हम अलग अलग सेक्टर थीम्स, उनके स्टॉक्स और उनके बिजनेस मॉडल्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि आपको मिले क्लियर और एक्शनेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा सेक्टर या थीम है जिसके बारे में आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ यस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.